वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड उनके साथ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये वीडियो आपके यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको सेम प्रॉब्लम मिलती है तो वो आपके अच्छे से सोल्व हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें यूनिट है सॉलिड स्टेट में से। तो सॉलिड स्टेट में से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास बताता हूं, उसके बेस पर फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सॉलिड स्टेट में कि आपको नंबर ऑफ एटम्स को याद रखना है यूनिट सेल की टाइप के अकॉर्डिंग, यूनिट सेल की टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं और एचसीपी में 6 होते हैं। तो मेन जो ये दोनों यूज़ होती हैं बीसीसी और एफसीसी, बीसीसी में 2 है और इसमें एफसीसी में होते हैं 4 एटम्स टोटल। तो इसके बाद है हमारे पास आ जाते कि रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल। तो इनमें क्या रिलेशन होता है कि जो हमारा इसमें होगा सिंपल क्यूबिक, उसमें r इज इक्वल टू a/2 सिंपल होगा। बीसीसी होता है जिसमें क्या होता है कि एक तो सिंपल यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर तो एटम्स होते ही हैं और एक पूरे यूनिट सेल के अंदर एक एटम पड़ा होता है, एक बॉक्स के अंदर भी एटम होता है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू a। तो ये रिलेशन आ रहे हैं रेडियस ऑफ द एटम एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल में। तो थर्ड होता है इसमें अगर एफसीसी हो तो उसमें r इज इक्वल्स टू a/2√2 आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू a/2√2। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, अगर शॉर्ट न्यूमेरिकल आए तो इन पर आ सकता है। तो इसके बाद होता है कि अगर किसी यूनिट सेल में टोटल n स्फीयर्स हों, जैसे हमने अभी इसमें ऊपर देखा था कि बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, तो 2n क्या होंगे, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उससे 2 टाइम्स, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे n। तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी आपको याद रख लेने हैं। NaCl टाइप के लिए होता है 6, यह सीजियम क्लोराइड जैसी अगर कोई स्ट्रक्चर हो उसमें होगा 8, ZnS जैसी हो तो 4, अगर CaF2 के जैसी हो तो Ca का 8 और फ्लोरीन का 4 होगा, क्योंकि Ca के आसपास डबल फ्लोरीन है इसलिए उसका 8 बन जाएगा। तो इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट इससे यूनिट में से फॉर्मूला है वो आपके पास है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सेम हम यहाँ पर यूज करेंगे Z इंटू मोलर मास बाय ए क्यूब, मतलब एच का क्यूब, इंटू एन नोट दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। Z क्या है, नंबर ऑफ द एटम्स इन वन यूनिट सेल, जैसे कि बीसीसी के लिए 2 है और एफसीसी के लिए 4 है। और एन नोड है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर, ए होती है इसमें एज लेंथ, एम है इसमें एटॉमिक मास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। इसके अलावा रेडियस रेशो होता है, रेडियस ऑफ द कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन। इसकी 2-3 रेंजेस होती हैं अलग अलग। अगर इसका आंसर इस रेंज में आता है तो अरेंजमेंट कौन सा बन जाता है, टेट्राहेड्रल। अगर इस रेंज में आए तो बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और इसकी एग्जांपल साथ में मैंने दी हुई है, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यह पैकिंग एफिशिएंसी है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। ये भी सिंपल है, आपको बेसिकली ये डेंसिटी में से न्यूमेरिकल आएगा। तो ये डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल हर साल आता है, तो ये आपको पूरा ध्यान से समझ लेना है। हम सबसे पहले एक डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एन नोट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक एग्जांपल। इसके बाद है हमारे पास इसकी एक हम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल सोल्व करते हैं। सो स्टेटमेंट है हमारे पास इसमें, द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दिस वन। हमें डेंसिटी दी हुई है, इट हैज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब फेस सेंटर्ड एफसीसी है। एफसीसी में कितने एटम्स थे, 4 थे, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 4। वट इज द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम, हमें कॉपर का रेडियस निकालना है। तो आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूले में हमारे पास क्या क्या इसमें वैल्यूज होती हैं। तो फार्मूला में हमारे पास क्या क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सो फॉर्मूला इज द डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एन नोट। एन नोट तो हमारे पास हमेशा होता ही है। Z की वैल्यू कहाँ से आएगी कि एफसीसी अरेंजमेंट है, तो 4 आ गई। मोलर मास कॉपर दिया है और उन्होंने हमें मोलर मास साथ में स्टेटमेंट में दिया हुआ है 63.5।
एंड डेंसिटी दे दी है उन्होंने 8.95। तो रह गया यहाँ पर ए मतलब एज लेंथ। एज लेंथ आपको सोल्व करना है और एज लेंथ से आपको रेडियस सोल्व कर लेना है। एफसीसी का क्या फार्मूला था रेडियस का, a/2 ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलास डिस्कस किए थे। तो सिंपल है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज़ को यूज़ करना है, तो वहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूरा सोल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ उतारें। 8.95 डेंसिटी की वैल्यू, z की वैल्यू 4, m की वैल्यू 63.5, a क्यूब इंटू एन नोड की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़। तो अब यहाँ से a को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और इसको इधर। सो दिस बिकम्स द 4 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 8.95 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर आपके पास सोल्व कर कर आपको मिल जाएगा। आपको ये सभी सोल्व खुद करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। तो अब आपको इसका करना है क्यूब रूट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ए सोल्व करना हो तो आपको यहाँ पर क्यूब रूट सोल्व करना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें स्टेप। तो इसमें आपको क्यूब रूट कैसे सोल्व करना है, सो दैट इज इसका क्यूब रूट आ जाएगा। तो इन दोनों का अलग अलग आपको क्यूब रूट निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको पावर को खुद इस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है जिसका क्यूब रूट हो जाता हो, मतलब जो वैल्यू 3 के साथ डिवाइड हो रही हो। तो इसका क्यूब रूट तो हो जाएगा, इसकी अगर आप पावर को डिवाइड करेंगे तो वो बच जाएगी 8। तो दूसरी जो इसमें है टर्म, उसका क्यूब रूट निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा लॉग एंड एंटी लॉग। तो मैं लॉग एंड एंटी लॉग को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, अगर सोल्व आपसे सारा ना भी हो सकेगा तो आप अगर बेसिक फॉर्मूला उतार कर यहाँ तक भी छोड़ आएंगे और बाद में आर का फॉर्मूला उतार आएंगे तो आपको इसमें से हाफ से ज़्यादा मार्क्स तो मिल जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आया है, आपको रेडियस का फार्मूला आखिर पर यहाँ पर उतार देना है। क्यूब रूट को अगर आप यहाँ तक भी छोड़ आएंगे तो आपके 2 मार्क्स तो फिर भी हैं वहाँ पर। अगर आप ये सारा सोल्व कराएंगे तो फिर तो कंप्लीट मार्क्स ही मिलेंगे यहाँ पर। तो लॉग में क्या होता है कि जो इसकी पावर है वो आ जाएगी आगे, लॉग 47.1 तो इंटू 10⁻8। इसका अगर आप लॉग की वैल्यू को चेक करेंगे टेबल में से तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर 1.6730। इसको आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आए उसका आपको सोल्व कर देना है। तो मैंने डिवाइड की है तो ये बन गई दिस वन। तो इसका आपको एंटी लॉग निकाल लेना है। अब इसका एंटी लॉग सोल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 3.611 इंटू 10⁻⁻8। ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ए की वैल्यू को आपको आर में यूज़ कर लेना है, a/2√2। तो यहाँ पर वैल्यू को यूज़ करें और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ एटम का। इसको आपको डिवाइड कर देना है एग्जैक्ट पूरा, तो वहाँ से आपका रेडियस ऑफ एटम का आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, सिंपल है इसके आगे वाली। तो ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। What is the formula of the compound in which the element Y forms CCP lattice and atoms X occupies the 1/3 of the tetrahedral voids? तो इसका हमें फॉर्मूला सोल्व करना है कि अगर इसमें एटम जो है वो एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस, Y ने फॉर्म की है CCP लैटिस, तो CCP और FCC एक ही होते हैं। तो अगर हमारे पास Y एटम होगा 1, अगर Y एटम हमारे पास यहाँ पर होगा 1, इसको हम मान लेते हैं कि Y है हमारे पास 1, तो जो X है उसने ऑक्यूपाई किए हैं 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर n स्फीयर होते हैं तो ये टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं वो कितने बन जाते हैं, 2n बन जाते हैं। अगर ये हमारे पास है 1, अगर Y है हमारे पास 1, तो X कितने बन जाएंगे, 2। अब X आ रहा है 2, बट उसने टेट्राहेड्रल वॉइड में से थर्ड ही सिर्फ फिल किए हैं, सभी नहीं फिल किए। सो बन जाएगा 2/3। सो X बन गया हमारा 2/3। सो फॉर्मूला बन रहा है YX 2/3। तो ऐसे फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता ये फॉर्मूला। तो हमारे पास ये 1:2/3 है, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये बन जाएगा 3:2। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सो Y3X2 इसका फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं
x2y3। तो ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या देखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑलवेज होंगे 2 टाइम्स, एंड ऑक्टाहेड्रल होते तो हम उसको भी 1 ही चूज कर लेते, सेम ही चूज कर लेते। तो इसके बाद एक और स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन द एफसीसी लैटिस। गोल्ड का अरेंजमेंट एफसीसी है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड। हमें गोल्ड के 2 मिलीग्राम में अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को सोल्व करना है कि गोल्ड के 2 मिलीग्राम में कितने यूनिट सेल्स आ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, एक यूनिट सेल का मास निकालना है। तो क्या फार्मूला हमारे पास बन जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल्स टू मास, कितना दिया हुआ है 2 मिलीग्राम। तो 2 मिलीग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट सेल। तो ये हमें यहाँ पर अप्लाई करना है कि एक यूनिट सेल का मास निकालकर उसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर मास ऑफ 1 यूनिट सेल को सोल्व करना है। तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल यहाँ पर क्या बनेगा, मास ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल, मतलब कि z की वैल्यू इनटू मास ऑफ 1 एटम। ओके, ये कितना है, एफसीसी हमें दिया हुआ था अरेंजमेंट, तो 4 बन जाएगा इंटू एम। एम क्या है, मास ऑफ 1 एटम। नाउ m को सोल्व करते हैं, दैट इज द मास ऑफ 1 एटम। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, n नोड एटम्स का मास कितना बन गया हमारे पास, m ग्राम। तो एक एटम का मास कितना बन जाएगा यहां से, m/n नोड। तो ये हमें यूज करना है यहाँ पर m का फार्मूला, ये m का फॉर्मूला है। सो m बिकम्स m/n नोड। सो यहाँ पर मास ऑफ 1 यूनिट सेल बन गया इज इक्वल्स टू 4 इंटू m/n नोड। अब हमें इस वैल्यू को यूज़ कर लेना है हमारे ऊपर की फॉर्म में। यहाँ पर हमने डिवाइड करना था इसके साथ इसको, तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू m/n नोड। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स क्या बन जाएंगे, दिस डिवाइडेड बाय 4 इंटू m की वैल्यू, गोल्ड है, गोल्ड के लिए मास कितना होता है 197, उन्होंने दिया हुआ है स्टेटमेंट में, आप वहां से यूज कर सकते हैं। एन नोड ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स द दिस वन। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 1.527 इंटू 10⁻18। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ अलग इसमें से न्यूमेरिकल थे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा यूनिट, सोल्यूशन। यूनिट नंबर 2 में से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। तो आपको याद रखना है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमको कैसे सोल्व करना होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइड में करना है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की वॉल्यूम इनटू 1000। ये होगी मोलैरिटी, जो आर वाली होती है मोलैरिटी। सेकेंड है इसमें मोलैलिटी, यहाँ पर एल है मोलैलिटी, इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रहेगा, इनटू 1000 भी सेम रहेगा। डिवाइड में क्या करना है, वेट ऑफ द सोलवेंट, सिर्फ सोलवेंट का वेट आपको यूज करना है, नॉट ऑफ द सोल्यूशन। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को याद रखें। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। जिसकी भी मोल फ्रैक्शन आपको सोल्व करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिनोटेड बाय द एक्स ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को सोल्व कर लें, डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर दें। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे से आपको सोल्व करना था, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर दो हो यह कंपोनेंट तो आप दूसरे की मोलैरिटी ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी की मोल फ्रैक्शन को ऐड कर 1 आंसर होता है। इसलिए ए की मोल फ्रैक्शन से हम बी की सोल्व कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए कर। तो इसके बाद अब हम आते हैं
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स, जो कि सिर्फ सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती हैं, उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि ये 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? पीए नोट। पीए नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, अभी सिर्फ सोलवेंट है, कोई सल्यूट नहीं ऐड किया है, माइनस पीए। पीए वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनाया है? सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर्स ना बनते हो, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया है। जो बाद में प्रेशर हुआ वो डिक्रीज हो गया, जितना चेंज आया वो ऊपर रखा, डिवाइड में पीए नोट जो हमारे पास इनिशियल था प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट इज इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, उसके बराबर ये आंसर देगी। ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। तो इससे आप एम बी मतलब कि मोलर मास ऑफ द सल्यूट भी सोल्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय द डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ द सोलवेंट इंटू एम ए मोलर मास ऑफ द सोलवेंट डिवाइडेड बाय द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसके बाद आती है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम किसी प्योर सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे कि आप अगर वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सो टी बी माइनस टी बी नोट, टी बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस टी बी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट। सो इसमें जो चेंज आया है डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। एम यहाँ पर है मोलैलिटी, तो के बी है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट। तो इससे भी आप एम बी सोल्व कर सकते हैं, के बी ओवर डेल्टा टी बी। के बी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में दी होती है, डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए इंटू 1000, डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए, के बी ओवर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000। ऐसे ही आप सेम टू सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सोल्व कर सकते हैं, सेम फार्मूला है, सिर्फ आपको बी की जगह पर वहाँ पर एफ यूज़ कर लेना है। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, सो बाद वाला लो वैल्यू होगी जो कि सोल्यूशन की होगी। सो इनमें जो चेंज आया वो के एफ इंटू एम, एम है मोलैलिटी, ऐसे यहाँ पर एम बी के एफ ओवर डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब हमने दो सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ सेपरेट किया होता है, तो क्या होता है कि जो सोलवेंट होता है, सोलवेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ऑफ पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ पर मोलैरिटी है, मोलर एक कंसंट्रेशन है, दैट इज द मोलैरिटी। सो आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो आप यहाँ से एम बी को भी सोल्व कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ द सल्यूट जो उसमें ऐड किया होगा, दैट इज डब्ल्यू बी ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इंटू आर इंटू टी बाय पाई। आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यह सबसे पहला है आपके पास न्यूमेरिकल, थर्ड वन, ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज labeled as a 10% weight by weight. The density of the solution is 1.20 gram per ml. Calculate the molarity and mole fraction. आपको क्या दिया है? Solution of glucose in water. ग्लूकोज का वाटर में 10% वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब है? 10% वेट बाय वेट का वो हम यहाँ पर आज इस न्यूमेरिकल में हमें सोल्व करना है सब कुछ, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले 10% का क्या मतलब होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इतना हो गया इसमें। तो इसका मतलब है कि जो डब्ल्यू बी है वेट ऑफ द सल्यूट वो है 10 ग्राम, डब्ल्यू ए है जो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ये है सोल्यूशन का वेट, तो 100 माइनस 10 90 ग्राम,
तो ये आ गया हमारे पास सोलवेंट का वेट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलैलिटी। उससे पहले ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का आपको मोलर मास याद रखना होगा। ग्लूकोज के फार्मूला से आप उसका मोलर मास इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको ग्लूकोज का अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है तो वहाँ से आप उसका मोलर मास सोल्व करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 180। तो उससे मैं सोल्व कर लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो वो बन गया 1/18। तो अब हम सोल्व करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। तो आप यहां से मोलैलिटी सोल्व करेंगे। मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर नहीं दी है तो उसकी बजाय हमें क्या दिया है, आपको ध्यान से स्टेटमेंट को देखना है। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.20। अब हमें यहाँ पर डेंसिटी दी है तो हम वहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, सो द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ओवर डेंसिटी। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन है 100, डेंसिटी दी है 1.20, तो ये आ गई वॉल्यूम। तो ये आपको वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड में यूज़ कर लेनी है। 100/1.20 इंटू कर देना है 1000। तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन सब आपको सोल्व करनी है दोनों कंपोनेंट्स की। तो मैं यहाँ से NA और NB सोल्व कर लेता हूँ। तो आपके पास जो NB तो सोल्ड आउट है ही, NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोलवेंट अगर हमें सोल्व करने हैं तो गिवन मास उसका है 90 और वो हमारे पास उसका मोलर मास कितना होता है 18, क्योंकि A क्या है H2O है इसलिए। तो ये आ गया 5। इसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A के लिए NA/NA प्लस NB को ऐड कर दें। तो वहाँ से आप XB को सोल्व कर दें 1 - XA का फार्मूला लगाकर। तो ये सभी आपको मैंने एक बार स्टेटमेंट को सोल्व कर दिया है, कौन कौन से फॉर्मूलास यूज़ करने हैं। आगे आपको खुद वैल्यूज़ को सोल्व कर कर देख लेना है। तो आप इसके साथ रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। आपकी मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन सभी कुछ इसमें सोल्व हो गया है। अगली स्टेटमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट है, when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in the 90 gram of benzene, ये है WB और ये दिया है हमें WA। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, और KB की वैल्यू भी दी हुई है। तो पहले आपको ये सब कुछ उतार लेना है कि आपको स्टेटमेंट में कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये पहले आपको यहाँ पर नोट डाउन करके रख लेना है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, WB की वैल्यू है, WB की वैल्यू है 1.80 ग्राम एंड WA की वैल्यू है यहाँ पर 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना हुआ है वो आपको सोल्व करना है, 3.354.11 माइनस 353.23। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट में चेंज। और आपको KB की वैल्यू भी दी हुई है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसकी यूनिट्स हैं साथ में। तो बेसिकली आपको मोलर मास सोल्व करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या फार्मूला था, KB/ΔTB इंटू WB/WA इंटू 1000। तो इसके बाद तो बिल्कुल ही सिंपल न्यूमेरिकल आ गया है ये आपको। KB/ΔTB WB/WA सभी को यूज़ करें और इसको सोल्व डाउन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पहले हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके साथ रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि अगर ये हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस इसकी हमें सोल्व करनी है, कोई ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या बनेगी, रेजिस्टिविटी इंटू L/A। L होगी इसकी लेंथ, A होगा इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो G होती है कंडक्टेंस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। एंड बाद में आ जाती है के के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी। ये आपको याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी दैट इज रो।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस इनटू द सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। सेल कांस्टेंट को, सेल कांस्टेंट का एक और फार्मूला है एल ओवर ए, एल ओवर ए इज सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से भी आप फार्मूला बना सकते हैं आर इज इक्वल्स टू रो इनटू सेल कांस्टेंट, या फिर एक फार्मूला याद कर लें, उससे आप बाकी के फार्मूला भी सोल्व कर सकते हैं। K इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, जी इज द कंडक्टेंस। बाद में आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी इन 2000 ओवर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, कंडक्टिविटी इन 2000 ओवर कंसंट्रेशन C क्या है? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। देन आ जाती है डिग्री ऑफ डेसोसिएशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट द कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। जब हमने इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा सोलवेंट ऐड कर दिया है, उस पर मोलर कंडक्टिविटी एंड ऊपर रखनी है मोलर कंडक्टिविटी एट द कंसंट्रेशन C। बाद में हम सोल्व कर सकते हैं डेसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द C इंटू अल्फा स्केयर, मतलब इसका पहले आपको इसको सोल्व करना होगा, एंड डिवाइडेड बाय द 1 माइनस अल्फा। तो ये है के ए का फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी एट ए कंसंट्रेशन C एंड डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। बाद में आ जाती है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन से हम क्या सोल्व कर सकते हैं? EMF को सोल्व कर सकते हैं एट द डिफरेंट है कंसंट्रेशन दैन द STP। जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उनसे अगर अलग हमें कुछ दिया है तो उसको हम उसकी हमें EMF सोल्व करनी है, तो वो हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शन हुई है A प्लस B, इन्होंने N इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर एक्सचेंज किया है, तो C और D बन गए हैं। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? ई सेल, जब ये सभी कंसंट्रेशंस यूज़ कर रहे थे हम, इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, जो कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ई नोट सेल, माइनस 0.059 बाय एन। ये रूम टेम्परेचर के लिए वैल्यू है, जनरली इसी पर ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लॉग कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशंस ऑफ द रेक्टेंट। अगर इसमें कोई सॉलिड चीज़ आ जाएगी, प्योर सॉलिड है, उसकी हम कंसंट्रेशन यूज़ कर लेंगे 1। सिर्फ आयंस और गैसेस के प्रेशर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं मेनली। तो ये है नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाफ सेल के लिए भी होती है, वो भी आप ऐसे ही सेम टू सेम लिख सकते हैं। यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सोल्व कर सकते हैं Kc, उसके लिए ई नोड सेल यहाँ पर याद रख लें, सिर्फ यह स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए होगा ये। ई नोड सेल इज इक्वल टू 0.059 ओवर एन। यहाँ पर एन क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, इनटू लॉग ऑफ के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बाद में है, यहाँ से आप लॉग के सी को इस साइड पर रख लें और इन दोनों को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आगे फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी, और या फिर आपको पेपर में आ सकता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सेल, दैट इज द गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड सेल। एन यहाँ पर जैसी इक्वेशन आपको दी होगी वैसा ही आपको एन सोल्व कर लेना है। अगर इक्वेशन में सभी के आगे 2 यूज़ किया है तो इलेक्ट्रॉन को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर एन को यूज़ कर लेना है। माइनस एन एफ ई नोड सेल, तो ये आपको वैल्यू यूज़ करनी है डेल्टा जी नोड सोल्व करने के लिए। आल्सो डेल्टा जी नोड का रिलेशन के सी के साथ भी ये यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज जो बॉक्सेस में फॉर्मूलाज हैं उनको ज़रूर याद रख लेना अच्छे से। के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सोल्व करते हैं ताकि आपको ये सभी फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस वन। हमें इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी दी हुई है और साथ में इस सोल्यूशन का हमें एक कंसंट्रेशन दी हुई है। तो मैं वैल्यूज़ पहले यहाँ से उतार लेता हूँ। सो ए कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 0.001 एंड द कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। कैलकुलेट द डेसोसिएशन कांस्टेंट, हमें Ka सोल्व करना है। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दी हुई है हमें। तो अगर आपने अभी अभी फॉर्मूलाज जो हमने सभी डिस्कस किए थे उन पर ध्यान दिया होगा
तो हमें ये सोल्व करना है। इसका फार्मूला क्या था, सी अल्फ़ा स्केयर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। हमें पहले अल्फ़ा सोल्व करना है। तो अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, अल्फ़ा का फार्मूला था हमारे पास डेल्टा एम सी बाय डेल्टा एम इन्फिनिटी। ये तो वैल्यू है बट हमें चाहिए डेल्टा एम सी। डेल्टा एम सी का फार्मूला क्या था, इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाय सी। तो वो हमें दोनों वैल्यूज़ दी हुई है, पहले हमें इसको सोल्व करना है। के की वैल्यू यूज़ कर ली हमने और डिवाइड में हमने ये वैल्यू यूज़ कर ली, और यहाँ से आपको पहले डेल्टा एम सी को सोल्व कर देना है। ये आपकी 40 आ जाएगी। साथ में आपको यूनिट्स उतारते जाना है, जो भी आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन रही होंगी। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर हम लगाते हैं 40/390। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा को आप डिवाइड कर कर भी सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली अल्फ़ा का। तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। तो हमें सिर्फ के सी सोल्व करना है। तो इस फार्मूला में सी की वैल्यू लगाएं 0.001 और अल्फ़ा का स्केयर कर दें 0.1025 का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1025। तो ऐसे अगर आपको ये फॉर्मूलास याद हैं तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ दी थी, तो हमने यहाँ से पहले सोल्व की डेल्टा एम सी की वैल्यू, उससे हमने अल्फ़ा निकाला और अल्फ़ा को यूज़ कर कर हमने के ए को सोल्व कर दिया। तो आप ऐसे सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम एक एग्जांपल करते हैं जो कि नर्स्ड इक्वेशन पर बेस्ड होगी। तो नर्स्ड इक्वेशन पर बेस्ड अब हम एक एग्जांपल करते हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे रीड करनी है वो भी मैं आपको इस इक्वेशन में बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में। तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक साइड पर है ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरी साइड पर है रिडक्शन हाफ सेल। तो इनिशियली हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, एक Cr और दूसरा होता है Fe2 पॉजिटिव। जो दोनों के आगे की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इनिशियली होते हैं। तो बाद में क्या क्या बना, इससे बन गया Cr3 पॉजिटिव और यहाँ पर बन गया एक Fe। तो अब आपको यहाँ से रिएक्शन हो गई है, तो अब हमें इसको पहले बैलेंस कर लें। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए Cr के साथ लगाएंगे 2, Fe के साथ लगाएंगे हम 3। ताजो एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स का कितने का एक्सचेंज हो गया, 6 का। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो चुका है यहाँ पर। तो ई नोड वैल्यूज़ हमें हाफ सेल्स की दी हैं। आपको अगर याद होगा तो इसमें हम सभी रिएक्शंस को एज ए रिडक्शन ही उतारते हैं। तो हमें ई नोड सेल यूज़ करना है। ई नोड सेल यहाँ से आपको सोल्व आउट करना है। ई नोड सेल आप कैसे सोल्व करेंगे, रिडक्शन हाफ का पोटेंशियल माइनस द ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब कि है कैथोड माइनस एनोड करना है। सो दिस माइनस दिस वन, सो ई नोड ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.44 माइनस माइनस 0.74। इसको ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आगे हैं तो आपको यहाँ पर इन दोनों की एक कंसंट्रेशंस भी दी है। नर्स्ड इक्वेशन आपको उतारनी है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.059। अगर कोई भी टेम्परेचर ना दिया तो आपको जनरल फॉर्म रूम टेम्परेचर पर ही सब कुछ करना है, डिवाइडेड बाय N6 log कंसंट्रेशंस ऑफ द ए प्रोडक्ट। सिर्फ आयंस को उठाना है यहाँ से, इसके साथ इसके आगे क्या है 2, तो 2 पावर कर देंगे, डिवाइडेड बाय द Fe2 पॉजिटिव, इसकी पावर भी हम कर देंगे 3। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर आपको यूज़ करना है। Cr3 पॉजिटिव की यह कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.1 का स्केयर कर देंगे, और इसकी कंसंट्रेशन है Fe2 पॉजिटिव की 0.01। तो Fe2 पॉजिटिव की है 0.01 का स्केयर कर देंगे। बाहर है लॉग, और बाकी सभी वैल्यू सब यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। ई नोड की वैल्यू है 0.30। तो यहाँ से आप इसका आंसर इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। लॉग में आ जाएगी यह 10⁴, उसका आंसर 4 मिल जाएगा। तो बाकी आपको मल्टीप्लाई कर कर सोल्व कर लेना है। इसके साथ आगे अब आप दो चीज़ें और सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा था लॉग केसी वाला। अगर आपको पेपर में आ जाए कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सोल्व कर कर दिखाना है, तो वो भी आप यहाँ से सोल्व कर कर दिखा सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 0.059 बाय एन की वैल्यू कितनी है 6 इंटू लॉग ऑफ के सी। तो इसमें तो सिर्फ आपकी ई नोड वैल्यू जो हमने ये
0.30 सोल्व की थी वही सिर्फ यूज़ होगी। तो ये आप यहाँ से इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। log KC को सोल्व कर कर रख लें, बाद में इसका आपको एंटी log देख लेना है अगर टाइम हो तो। अदरवाइज अगर आप log KC तक भी छोड़ आएंगे पेपर के आखिर में आपको इसकी वैल्यू सोल्व करनी है आगे, तो आपको log KC तक जरूर सोल्व कर देना है। तो आप इससे गिब्स एनर्जी भी सोल्व कर सकते हैं। क्या फार्मूला था? -NF E0 सेल। -n की वैल्यू कितनी है? 6, f की वैल्यू कितनी होती है? 96500। दैट इज द चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 1 फैराडे 0.30। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर कर आप वो भी सोल्व कर सकते हैं, गिब्स एनर्जी को भी। जैसे कि अगर आपको कोई रिएक्शन दी हो A+2B से हम फॉर्म कर रहे हैं C, तो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट्स और ये बन गया हमारा इसमें प्रोडक्ट। अगर हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन उतारना हो तो क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन with respect to the reactant A is equals to minus change in the concentration of A divided by change in time। अगर B का उतारना हो B के with respect to, तो change in the concentration of B by change in time, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, अगर 2 है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 के साथ, जो भी यहाँ पर होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, इनमें से एक आपको यूज़ करना है, या तो फिर ये अकेला रेट यूज़ कर लें, या फिर ये अकेला, या फिर ये है सी के विद रिस्पेक्ट टू, ये है हमारा प्रोडक्ट, तो ये इनक्रीज हो रहा है। सभी को भी एक साथ यूज़ किया जा सकता है, बट ये सभी एक ही आंसर आपको देंगे, ये सभी रेट ही बताएंगे रिएक्शन का। इसके बाद आता है रेट ला। रेट ला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी बिकम्स सी प्लस डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है के, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर एक्स और वाई। एक्स और वाई जो होती हैं पावर, वो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड होती हैं। मतलब रेट ला में ये ए और बी होना जरूरी नहीं होता। तो जो भी एक्स और वाई आएंगी उनको ऐड कर कर हमें क्या मिल जाता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई। इसके बाद है कि ऑर्डर हमारा जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड कोई भी ऑर्डर हो सकता है। हम हर एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इसमें सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या आएगी, क्योंकि रेट के यूनिट्स हमेशा क्या होते हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन के मोल पर लीटर। तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर कर ये सभी यूनिट सोल्व कर सकते हैं। ये आपको याद कर लेने हैं, पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज द रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू लॉग ऑफ आर नोड बाय आर। अब ये आर नोड क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। आर नोड क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? एक कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, मतलब टाइम टी के बाद जो कंसंट्रेशन हमारे पास रिमेनिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे आप इसे यहाँ में यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ कर कर हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ये इसके साथ रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं जिसके कि आप स्लोप निकाल कर उस वहाँ से के को सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ग्राफ आपको एक बार रीड कर लेने हैं इसमें। इसके बाद इसमें फार्मूला है हाफ लाइफ पीरियड का। तो हाफ लाइफ क्या होती है? टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। सो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर द रेट कांस्टेंट। तो ये हाफ लाइफ निकालने का फार्मूला है। हाफ लाइफ मतलब जब हमारा रिएक्टेंट हाफ यूज हो जाएगा। तो उस एन नोड हो इसमें इनिशियल अमाउंट और आफ्टर टाइम टी इसमें हो एन अमाउंट, मतलब कि नंबर ऑफ जो रेक्टेंट के मोलिक्यूल्स हैं वो इनिशियली थे एन नोड, बाद में रह गए एन। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एन ओवर एन नोड इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर एन। तो एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। जितनी हाफ लाइफ्स हो चुकी हैं वो हमें कैसे सोल्व करनी है? जितना भी टाइम दिया हो डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टाइम ओवर हाफ लाइफ से एन सोल्व करें और उसको यहाँ पर यूज़ कर लें। तो ये आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर द 30% डिकम्पोजिशन। यह फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो 40 मिनट्स में 30% डिकम्पोज हो जाती है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें हाफ लाइफ सोल्व करनी है। तो हमें दिया है टी, ये दे दिया है कि जितनी भी थी वहाँ से 30% डिकम्पोज हो गई है, हमें यहाँ से हाफ लाइफ को सोल्व करना है।
तो इसके लिए हमें इनिशियल को सपोज करना होगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगेगा k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू log r0/r। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब उन्होंने कहा है कि 30% यूज़ हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी 70%। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि इनिशियल थी a, यूज़ हो गई x, तो रिमेनिंग बच गई a माइनस एक्स। तो a को हमने मान लिया 100 और ये 30% यूज़ हो गई है और रिमेनिंग बच गई है 70%। इन दोनों को यहाँ पर आपको यूज़ करना है। log 100 माइनस log 70 आ गया। log टेबल से इनकी वैल्यूज़ देखें और इसे डिवाइड कर कर सोल्व कर सकते हैं आप इजीली। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बस एक बार अगर आपको फार्मूले की पहचान हो जाए तो ये न्यूमेरिकल सबसे ईजी होते हैं। टी हाफ लाइफ सोल्व करनी है, हाफ लाइफ का फार्मूला। ये सभी फार्मूलाज फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं। अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो फार्मूलाज भी चेंज हो जाएंगे। जनरली फर्स्ट ऑर्डर पर ही न्यूमेरिकल आता है। 0.693/k और k की वैल्यू यहाँ से जो सोल्व कर कर आएगी वो आपको यहाँ पर यूज़ कर कर डिवाइड कर कर आंसर निकाल देना है टी हाफ लाइफ का। इसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल ए रेक्टेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 10 मिनट्स। हाफ लाइफ दी हुई है हमें 10 मिनट। वट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर। आवर के बाद कितनी फ्रैक्शन बच जाएगी, मतलब अगर इनिशियली n नोड है तो हमें n को सोल्व करना है कि बाद में कितना पार्ट रह गया है। ऑफ द रिएक्शन हैज़ टू बी अकर्ड। हाफ लाइफ है 10 मिनट और हमें टोटल टाइम दिया है 1 आवर। तो हम इसको वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था n/n नोड वाला। तो n नोड इनिशियल है, n है आफ्टर n हाफ लाइफ पीरियड्स। तो फार्मूला था n/n नोड इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर n। n का फॉर्मूला था टाइम ओवर हाफ लाइफ। टाइम कितना दिया था हमें 1 आवर। तो 1 आवर मीन्स 1 × 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय द 10 मिनट्स जो कि हाफ लाइफ है। तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना हो गया 6 हो गया। तो आपको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो 1/64 फ्रैक्शन उसकी बच जाएगी। अगर इनिशियली 1 होगा तो बाद में 1/64 पार्ट ही रिमेनिंग रहेगा।